आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड की क्लास नंबर 6। ठीक है, इसके अंदर जो है पहले हमने कुछ क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट यहाँ कर चुके हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे आज हम उनको डिस्कस करने वाले। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहे हैं यहाँ पे? क्या कहा गया है कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन व्हाट्स हैपन। जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करेगा किसके अलोंग, एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली, जब वो क्या करेगा, मूव करेगा, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट पार्टिकल, यानी कि उसके अंदर जो स्पीड है वो किस तरीके से वेरी करेगी या उसके ऊपर फोर्स कितनी। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, ये क्या है, हमने अप्लाई किया हुआ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक, क्या कर रखा है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड जो है अप्लाई कर रखा है। यहाँ पे हमने एक चार्ज पार्टिकल को मूव करवाया। जब हम इसको चार्ज पार्टिकल को, देखो हमें एक बात पता है कि जब मेरा चार्ज पार्टिकल के होगा हमारे पास होगा, अगर मतलब स्टेशनरी होगा तो उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर वो मूविंग होगा तो उसके पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों फील्ड होंगे। ठीक है, ये बात नोट करना क्या कि इफ चार्ज इज स्टेशनरी, इफ चार्ज पार्टिकल इज स्टेशनरी, अगर चार्ज पार्टिकल क्या है, स्टेशनरी है, देन ओनली इट हैव ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड होगा उसके पास, ओनली ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि मूविंग चार्ज पार्टिकल हैव बोथ द फील्ड, बोथ कौन कौन से, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक। ठीक है, दोनों के दोनों उसके पास क्या होंगे, फील्ड होंगे। ओके जी, अब यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्टेशनरी है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके पास होगा नहीं, तो मैग्नेटिक की कोई भी फोर्स इसके ऊपर नहीं लगेगी। तो फर्स्टली तो इस चार्ज के पार्टिकल के पास क्या होनी चाहिए, एक वेलोसिटी होनी चाहिए कि दिस मूव विद सम वेलोसिटी v। अगर ये v वेलोसिटी के साथ एंगल थीटा के ऊपर क्या कर रहा है, वेरिएशन मतलब शो कर रहा है, यानी कि इसके अंदर क्या है, एंगल थीटा के ऊपर हमने इसको इंजेक्ट किया इसके अंदर और मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, देन यहाँ पे जो फोर्स लगेगी इसके ऊपर, वो फोर्स क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी v साइन थीटा। v साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, यहाँ पे ये वेलोसिटी है अपनी। ठीक है, वेलोसिटी हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी, इस साइड थीटा बना होता है वहां पे कंपोनेंट होता है v कोस थीटा, और उसी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है v साइन थीटा। कौन सा होगा, v कोस थीटा एंड v साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फोर्स जो है हमारे परपेंडिकुलर कंपोनेंट के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरी बात यहाँ से अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एंड थर्ड थिंग इज दैट ये चार्ज पार्टिकल जो है इसके ऊपर चार्ज कौन सा है। अब यहाँ पे ये क्यू क्या है, चार्ज पार्टिकल, क्या है, चार्ज पार्टिकल। ठीक है, और ये किसके बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, फोर्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने मूव कर रहे हैं, एक पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है, फील्ड हमने कितना अप्लाई कर रखा है, एंड द v साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखो जब मैं इन सभी को कंबाइन करूँ, इन सभी को कंबाइन करेंगे तो क्या आया, फोर्स इज डायरेक्टली टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, यानी कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बनता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, दैट्स वाई यहाँ पे वो नेग्लेक्ट हो जाए। अब हमें क्या बताना था कि व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर अगर वो मूव करेगा यानी कि थीटा मेरा कितना होना चाहिए, 90। अगर परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं तो यानी कि इंजेक्ट किया हमने परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो थीटा अगर 90 है तो फोर्स कितनी आएगी, फोर्स आएगी कितनी, 0। क्यों, क्योंकि साइन 90 कितना होता है, ओके 0 नहीं आएगी फोर्स, क्योंकि हमारे पास साइन 90 अगर पुट करेंगे, साइन 90 कितना होता है मेरे पास, 1, कितना होगा, साइन 90 इज 1, तो 1 अगर होगा तो फोर्स की वैल्यू क्या आई मेरे पास, क्यू वी बी नहीं आई, कुछ ना कुछ उसके ऊपर फोर्स जो है एक्ट करेगी, और वो फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब हमें देखते हैं कि क्वेश्चन में बताना क्या था, स्पीड ऑफ पार्टिकल चेंज, यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड चेंज हो जाएगी, स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज, या फिर डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स रिमेन चेंज, या फिर एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल अनचेंज।
जब हम इसको परपेंडिकुलरली इसके ऊपर डालेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी एंड वो फोर्स उसको क्या करेगी, एक्सेलरेट करवाएगी आगे की तरफ। आगे की तरफ अगर एक्सेलरेट करेगा तो उसकी स्पीड जो है वो चेंज करेगी या नहीं करेगी, बताइए क्या आना चाहिए, चेंज करेगी स्पीड या नहीं करेगी? हाँ जी, स्पीड आइदर चेंज और नॉट। यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या करेगी, चेंज नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी स्पीड चेंज, क्यों? क्योंकि अगर हम मोशन देखें, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एट 90 डिग्री अगर हमने इसको छोड़ा है तो किस कैसा होगा, ये सर्कुलर, कैसा होगा इसका मोशन, सर्कुलर। यानी कि हम यहाँ पे कैसे बता सकते हैं, अगर हमारे पास ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई करा और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल था, चार्ज पार्टिकल को हमने v वेलोसिटी के साथ यहाँ पे इंजेक्ट करवा, ठीक है, v वेलोसिटी अगर उसकी थी तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ जो है वो ओबे करेगा। तो सर्कुलर पाथ में इसकी जो वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी तो चेंज करेगी लेकिन इसकी जो स्पीड है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी कि अनचेंज्ड रहेगी। कैसी रहेगी, अनचेंज। क्लियर हुई इतनी बातें? ओके। और यहाँ से एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि अगर स्पीड तो मान लो सेम आ गई, वेलोसिटी सेम होगी या नहीं होगी, तो वेलोसिटी क्या करेगी, चेंज करेगी। क्यों करेगी वेलोसिटी चेंज, क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन इसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एंड हमें पता है कि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स वाई वो क्या करेगी, डायरेक्शन के साथ चेंज करेगी। अब यहाँ पे अगर वेलोसिटी चेंज करेगी तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ आएगा या फिर इक्वल टू जीरो आएगा। एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। ये बात भी क्लियर होगी, ठीक है। ये तो था सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने मोशन करवाया है उसका। अब एक बात यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया इस डायरेक्शन में और यहाँ पे लगा दिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या करेगा, या फिर यहाँ पे लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एक्सिस पे और यहाँ पे लगा दिया मैंने क्या, इलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने का काम करता है, यानी कि आगे लेके जाने का काम करता है, ठीक है। और ये जो बी है मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या करता है, उसको सर्कुलर मोशन देता है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने इंजेक्ट करवाया, मान लो एक इलेक्ट्रॉन था विद वेलोसिटी v यहाँ पे छोड़ा, तो क्या होगा, इसका जो पाथ अगर देखें यहाँ से पाथ कैसा आएगा, इसका पाथ बनेगा कुछ इस तरीके, ठीक है। कैसा आएगा, इस तरीके से, यानी कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसको बोला जाता है हेलिकल पाथ। क्या बोला जाता है इसको, हेलिकल पाथ बोला जाता है। क्लियर है चीजें? ओके। तो अगर हमारे पास दोनों के अंदर मोशन पूछे और दोनों किसमें है, परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, तब उसका जो पाथ आता है चार्ज पार्टिकल के मोशन का कैसा आएगा, हेलिकल आएगा। एंड हेलिकल मीन्स वो कि सर्कुलर मोशन में भी चल रहा है और साथ साथ वो आगे भी जाता जा रहा है, ठीक है। इस तरीके का कुछ मोशन वहां पे होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या आएगी, इसकी जो स्पीड है वो सेम रहेगी और वेलोसिटी जो है चेंज करेगी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग विद ए वेलोसिटी v, अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v के साथ, इज सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड b, द फोर्स ऑन इट इज नॉन जीरो, दिस इम्प्लाइज दैट, उसके ऊपर फोर्स नॉन जीरो है, तो वो बताओ किस एंगल के लिए रहेगी। एंगल हमारा होना चाहिए जीरो, और या तो जीरो हो या 180 हो, या फिर एंगल बिटवीन दैम इज नेसेसरीली 90 होना चाहिए, या फिर एंगल बिटवीन दैम कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 90, 90 के अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो उस पर फोर्स लगेगी। या फिर कह रहा है कि एंगल होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, जीरो और 180 के बीच में। अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्या फॉर्मूला पढ़ा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। कब, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन ए फोर्स विल एक्ट ऑन इट एंड दैट फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला जाता है उसको, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स बोला जाता है, और वो फोर्स होती है इसके अलावा इक्वल। फर्स्ट ऑप्शन में अगर चेक करें तो ये कह रहा है कि या तो जीरो हो या 180 हो। अब मेरे पास एक बात बताओ, साइन जीरो कितना होता है, सभी को पता होगा, साइन जीरो इज जीरो। अगर साइन जीरो जीरो हो गया तो फोर्स कितनी आएगी, ऑल ओवर जीरो आ जाएगी। जीरो आ जाएगी, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो गया, नेगलेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स नॉन जीरो नहीं है, जीरो है। दूसरा ये कह रहा है कि 90 ही होना चाहिए, 90 के अगर छोटा बड़ा होगा तो वहां पे फोर्स नहीं लगेगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। 90 पे क्या होता है, 90 डिग्री पे मैक्सिमम फोर्स एक्ट करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 90 से बिलो लेंगे या 90 से अबो लेंगे तो वहां पे फोर्स बिल्कुल भी एक्ट नहीं करेगी। सिर्फ दो केसेस में फोर्स एक्ट नहीं करती, एक तो 180 पे और दूसरा 90 0 डिग्री पे।
क्यों? क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। ये कह रहा है कि एंगल होना चाहिए हैव एनी वैल्यू अदर देन 90, 90 के अलावा कोई भी वैल्यू हो। अब 90 के अलावा तो 180 भी है, लेकिन 180 पे फोर्स नॉन जीरो तो नहीं आ रही, कैसी आ रही है? 0 आ रही है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आएगा डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 0 से और 180 के बीच में कोई भी एंगल होगा, कोई भी एंगल, उसके लिए हमेशा फोर्स एक्ट करेगी। ठीक है, और इन दोनों पे क्या होगी? वैल्यू उसकी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साइन की वैल्यू इन दोनों के ऊपर क्या होती है? 0 होती है। क्लियर है बातें? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक स्ट्रेट वायर है अपने पास जिसका मास है 20 ग्राम 200 ग्राम एंड लेंथ है 1.5 मीटर, कैरी ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, इट इज सस्पेंडेड इन ए मिड एयर बाय ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज। हमें क्या करना है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो पहले इसको गैस करो कि मतलब कौन सा हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे और कौन सा जो है कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। बताइए कौन सा कंसेप्ट हमें यूज करना चाहिए? यहाँ पे कौन सी दो फोर्सेज ऐसी हैं जो बैलेंस कर रही हैं एक दूसरे? टेल मी। एक स्ट्रेट वायर है जिसका मास है 200 ग्राम, मास कितना है? 200 ग्राम। लेंथ है उसकी कितनी? 1.5 मीटर, और उसके अंदर से करंट जा रहा है 2 एम्पियर, और सस्पेंडेड इन ए मिड एयर बाय ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी। क्या है कि हमने एक रोड को या एक वायर को सस्पेंड कर रखा है एयर के अंदर और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स लग रही। मान लेते हैं कि ये वो वायर है जिसके अंदर से करंट जा रहा है, जिसकी लेंथ L है और करंट जा रहा है इसके अंदर से I। नीचे से हमने यहाँ पे क्या कर रखा है? एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, दैट इज B। जिसने क्या कर रखा है? इसको होल्ड करके रखा हुआ है। क्या करके रखा हुआ है? होल्ड करके रखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट करें। इसकी नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी, दैट इज mg। क्या है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक्ट करेगी नीचे की तरफ। दूसरा यहाँ पे क्या होगा? इस मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे क्या होगा? दोनों फोर्सेस बैलेंस होंगी। अब यहाँ पे मैं अगर पूछूं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर placed in मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म जरूरी नहीं है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, तो कितनी होती है ये फोर्स? ये होती है IBL साइन थीटा। कितनी होती है? IBL साइन थीटा। यानी कि फोर्स की वैल्यू अपने पास होती है IBL साइन थीटा। क्लियर है इतनी बात? ओके, यहाँ पे देखो फिर फोर्स आ गई अपनी IBL साइन थीटा। दूसरी फोर्स की अगर बात करें, ये तो कौन सी है? मैग्नेटिक फील्ड वाली फोर्स, FB लिख सकते हैं इसको। दूसरी फोर्स अपने पास ग्रेविटी वाली, दैट इज mg। वेट जिसको बोलते हैं, वेट लगेगी नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है, दैट इज mg। ये दोनों फोर्सेस क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, तभी तो ये यहाँ पे स्टे कर पाएगा ना। अदरवाइज तो अगर नीचे वाली फोर्स ज्यादा होगी तो ये नीचे आएगा, और अगर ऊपर वाली फोर्स ज्यादा होगी तो ये ऊपर जाएगा। तो क्या होनी चाहिए? इस पॉइंट पे दोनों फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए। अगर बैलेंस इनको करें यानी कि इक्वेट करें तो mg इज इक्वल टू मेरा IBL साइन थीटा के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे साइन थीटा, थीटा बताओ मेरे पास कितना है दोनों के बीच में? दोनों के बीच में थीटा है 90 डिग्री। कितने का है? 90 डिग्री। अगर थीटा 90 है तो साइन 90 कितना होगा? साइन 90 इज 1, दैट इज साइन 90 इज 1। तो ये तो यहाँ से गया, दैट इज mg इज इक्वल टू IBL। ओके, वो कितना हो गया अपने पास? 1। क्या निकालना था अपने को? मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। क्या जाएगा? mg डिवाइडेड बाई IL। मैग्नेटिक फील्ड का जो हमें फॉर्मूला निकालना है वो यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर दो। सिंपल कैलकुलेशन अगर करेंगे तो B मेरे पास आया, B इज इक्वल टू m कितना है? 200 ग्राम। 200 ग्राम है, लेकिन इसको हमने किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ऐसा यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा यूनिट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो देखो क्या बनेगा। ये होगा जी मेरे पास कितना? 200 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, यानी कि यहाँ से इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें या फिर यहीं भी लिख देते हैं 200 इंटू 10⁻³
-3, 10⁻³ मतलब इसको मैं नीचे लिख दूँ डिवाइड में, क्यों, क्योंकि -3 है, नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा, +3 हो जाएगा। नीचे कितना आया, 3 0, ठीक है। उसके बाद मास हो गया, उसके बाद जी की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो अप्रोक्सीमेट इसको 10 पुट कर लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अर्थ के लिए ग्रेविटी कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड होती है। अप्रोक्सीमेट हम इसको अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाए उसके लिए हम क्या कर लेंगे, इसको अप्रोक्सीमेट 10 मान लेंगे। और क्या है हमारे पास, आई की वैल्यू बताओ कितनी है, आई है जी 2 एम्पियर, आई कितना है, 2 एम्पियर है। उसके बाद लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर, 1.5 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, यहाँ से क्या हुआ, 2 0 से ये 2 0 गई, 1 0 से ये वाली 0, इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ से बचा 10/15, एंड 10/15 को भी काटेंगे तो ये 2 से और ये 3 से, दैट इज कितना आ गया, 2/3। अब यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं, तो बताओ कितने पे जाएगा, 0.20, 20 को करेंगे 6 पे, 0.6, एक ही ऑप्शन यहाँ पे अब मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई थिंक ये पूरा जो है समझ में आ गया होगा सभी, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं लग रही। ओके, ठीक है, तो इसको आप मतलब अच्छे से समझ के करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, दोनों फोर्सेस को बैलेंस किया और कुछ भी नहीं किया। होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है न्यूमेरिकल को देख के मतलब यूँ हो जाता है भी हाँ इसको कैसे करेंगे, वहाँ पे कुछ नहीं, अपने को अच्छे से समझना है पहले कि उसके अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको सोल्व आउट कर देंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे फोर्स बैलेंस करनी है, एनर्जी बैलेंस करनी है, वो हमें खुद देखना पड़े, ठीक है ना। तो वो होगा किससे, प्रैक्टिस से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, पहले आप लोग ट्राई करोगे उसके बाद मैं करूँ। द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए लॉन्ग वायर कैरिंग करंट आई इज 0.4 टेस्ला। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे कितना है, 0.4 टेस्ला है। द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r, आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड इतना है, हमें 2r पे बताना है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये किसकी वजह से, एक स्ट्रेट वायर की वजह से। आर डिस्टेंस पे कितना आ रहा है, ये डिस्टेंस आ रही है, यहाँ पे बी आ रहा है, तो हमें 2r पे बताना है, यानी कि इस पॉइंट पे जो b आएगा वो कितना कितना आएगा। करो कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेशन करेंगे इसकी, हाँ जी कैसे करेंगे बताइए, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, टेल मी। यस, कैसे करेंगे, देखो हमें पता है कि एक वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, मैग्नेटिक फील्ड पहली बात तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, कैसा बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बनेगा। फिर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है डिपेंड करेगा एन के ऊपर, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। दूसरा, यह नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे ना भी ले तो काम अपना बन जाएगा। पहली चीज ये डिपेंड करेगा कि करंट कितना जा रहा है, कंडक्टर के अंदर से करंट कितना जा रहा है। दूसरा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, ये बात हमने कल वाली क्लास में भी देखी थी, ठीक है। कल हमारे पास एक क्वेश्चन था कि डिपेंडेंसी बतानी थी, आर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है या आर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड करता है, 1/r के ऊपर इन्वर्सली होता है। हमें क्या पता है, b1 जो होगा वो r1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और b2 जो होगा वो r2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बाकी पैरामीटर्स को हमने छेड़ा ही नहीं है यहाँ पे। इन दोनों को अगर मैं रेशो लूँ, रेशो में करूँ, क्या आएगा, b1/b2 इज इक्वल टू 1/r1/r2, ऐसे ही जाएगा। क्यों, क्योंकि जो प्रोपोर्शनैलिटी वाला यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बनेगी वो एक दूसरे से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। हमें b2 बताना है, बाकी सारे पैरामीटर अपने पास हैं ऑलरेडी। b2 यहाँ से निकालो, b2 कितना है, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर, दैट इज b1r1/r2, कितना आया, b1r1/r2। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, b1 कितना है, 0.1, 1 वाला, यानी कि 1 वाला जो सिचुएशन है 1 उसको मान रहे हम, दूसरी वाली जो सिचुएशन है सेकंड उसको मान। ओके, तो 1 वाले पे कितना है अपने पास, 0.4 टेस्ला, 0.4 टेस्ला इंटू में r1 कितना है, r1 दैट इज फर्स्ट डिस्टेंस, कितना है अपने पास, r r2 कितना है, 2r, कितना है 2r, r से यहाँ से r कैंसिल, ये कितना आ गया, 0.2 टेस्ला, कितना आ गया, जब इसको डिवाइड करेंगे 0.2 टेस्ला। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ मुश्किल वाली चीज़ नहीं थी, अगर हमें ये सिर्फ ये डिपेंडेंसी पता है तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
एक स्ट्रेट वायर ऑफ डायमीटर 0.5 mm carrying a current of 1 ampere is placed in another wire of 1 mm diameter. The strength of the magnetic field far away is. तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी? ये कह रहा है कि एक स्ट्रेट वायर है, मान लेते हैं ये स्ट्रेट वायर है मेरे पास, जिसका जो डायमीटर है कितना है? 0.5 mm है, कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, इसमें से जो करंट जा रहा है कितने का जा रहा है? 1 एम्पियर का जा रहा है, इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वायर, इसको हमने क्या करा? रिप्लेस कर दिया एक वायर से जिसका जो डायमीटर था इसका डबल था। डायमीटर कितना है? डबल, 0.5 का डबल करेंगे 1 mm, आधे का डबल करेंगे तो एक हो गया ना कंप्लीट। ओके, तो अब हमें बताना क्या है इसके अंदर, तो स्ट्रेंथ ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होगी? करंट इसमें से सेम ही जा रहा है 1 एम्पियर, तो इसमें से बताओ अगर डायमीटर को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डिपेंडेंसी क्या आएगी? वो ट्वाइस हो जाएगा जो पहले वैल्यू थी, या हाफ हो जाएगा जो पहले वैल्यू थी, क्वार्टर होगा या फिर सेम रहेगा? बताइए क्या आएगा आंसर? सेम रहेगा, क्वार्टर हो जाएगा, या फिर कैसे आएगा? हाँ जी बताइए कैसे बनेगा आंसर, कैसे आएगा? हमें पता है इसका फॉर्मूला कि अगर हमारे पास देखें बी डिपेंड करता है आई के ऊपर और दूसरा आर के ऊपर, ठीक है, रेडियस के ऊपर। ये रेडियस कौन सी है, मतलब ये वायर वाली रेडियस है या फिर ये है कौन सी, मीन्स है ना। देखो ये मेरे पास एक वायर है और यहाँ से जितना हम दूर जाते जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सर्कल्स बन रहे थे, ये इसकी रेडियस है। ये रेडियस ना कह के हम इसको बोलते हैं डिस्टेंस। वो पी पॉइंट जहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड, वो पी पॉइंट और कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज आर, दिस इज नॉट रेडियस। हम यहाँ पे ये नहीं प्रेडिक्ट करना कि यहाँ पे इसका जो डायमीटर है वो डबल हो गया तो रेडियस चेंज होगी तो हमारे पास जो वैल्यू है बी की वो भी चेंज हो जाएगी। एफ बी कभी भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे बी चेंज नहीं होगा, दैट इज जो वैल्यू पहले थी बी की वही क्या रहेगी, बाद में रहेगी। क्यों? क्योंकि बी जो है डायमेंशन के ऊपर, डायमेंशन इन द सेंस कि डायमीटर एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। क्लियर है? दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट तो करंट, अगर यहाँ पे हम ये बोलते कि करंट हमने चेंज कर दिया फिर मैग्नेटिक फील्ड उतनी टाइम चेंज हो जाता है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस पूछते हैं, यानी कि इससे इस डिस्टेंस पे, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया कि यहाँ पे आर डिस्टेंस पे ये है और फिर डिस्टेंस हमने चेंज कर दिया, तो बताओ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से वेरी करेगा। देखो पहले मैग्नेटिक फील्ड इतना था, बाद में इतना आ रहा है, यानी कि चेंज किया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उनके ऊपर डायरेक्टली जो है क्या आ रही थी, डिपेंडेंसी आ रही थी। यहाँ पे कोई डायरेक्टली डिपेंडेंसी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए जी। ए लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग करंट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग इट्स एक्सिस। इफ द करंट इज डबल, करंट को क्या कर दे, डबल कर दे, एंड द नंबर ऑफ टर्न्स आर हाफ, देन द न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर सोलेनोइड है, सोलेनोइड के केस में मैं बता देती हूँ आप लोगों को, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स डिस्टेंस के इन्वर्सली होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स के भी क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बताइए आप लोग इजीली निकाल सकते हो कि भी हमने क्या करा है, करंट को डबल कर दिया, सोलेनोइड दिस, इफ द करंट इज डबल, करंट को तो कितना कर दिया, डबल कर दिया, और नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो बताओ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से वेरी करेगा, बताइए क्या आएगा आंसर। यस, आंसर क्या आएगा, क्या बनेगा आंसर। देखो यहाँ पे हम पुट करेंगे, यानी कि इस सभी को कंबाइन करके अगर हम देखें या इन दोनों को ही कंबाइन कर ले होंगी, ये एन आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमने क्या किया, एन को तो हाफ कर दिया, आई को डबल कर दिया, ये वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे। यहाँ पे रखने के बाद भी फिर ये क्या आ रहा है, एन आई आ रहा है, इसका मतलब ये वेरी किया ही नहीं, क्योंकि एक चीज़ हमने बढ़ाई है उतनी ही चीज़ हमने दूसरी कम कर दी। कम कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा, उतना ही बना रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज। इलेक्ट्रिक सर्किट में जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस टाइम पे जो करंट की वैल्यू है, बेसिकली ये क्वेश्चन किसका है, इलेक्ट्रिसिटी का है ना, मैग्नेटिज्म वाला पढ़ रहे हैं हम। ओके, ये कह रहा है कि वेरी करता रहता है कॉन्टिन्यूसली, या डज नॉट चेंज, या फिर रिड्यूस सस्टेनेबली, या फिर इंक्रीज हैवीली। या यहाँ पे करंट अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, करंट जो है इंक्रीज करता है, एकदम से अब्रप्ट चेंज आता है ना, क्या होता है, अब्रप्ट चेंज आता है। तो यहाँ पे इसके लिए सेफ्टी मेजर कौन सा लगाया जाता है, सेफ्टी डिवाइस जो होता है वो कौन सा लगाया जाता है,
टू प्रोटेक्ट द अप्लायंसेस फ्रॉम द हैवी करंट बट द सेफ्टी डिवाइस इज यूज्ड। कौन सा सेफ्टी डिवाइस यहाँ पे लगाया जाता है बताइए, विच सेफ्टी डिवाइस इज यूज्ड। हाँ जी, कोई भी आंसर यहाँ पे नहीं कर रहा, बताइए क्या आएगा। हाँ जी, क्या आएगा। देखो, सेफ्टी डिवाइस के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं फ्यूज वायर को। फ्यूज वायर इज यूज्ड एज ए सेफ्टी डिवाइस टू प्रोटेक्ट द अप्लायंसेस फ्रॉम द हैवी करंट। फ्यूज वायर को हमेशा किस में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में। कैसे किया कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में, फर्स्ट थिंग ये। दूसरी बात ये कि इसमें इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या रहता है, वेरी लो, लो मेल्टिंग पॉइंट। अब ये कनेक्ट किसके साथ किया जाता है, मतलब कि हमारे पास 3 टाइप के डोमेस्टिक सर्किट में 3 वायर होते हैं, एक तो होता है न्यूट्रल, एक होता है लाइव, एक होता है अर्थिंग वाला। ठीक है, तो इसको किसके साथ कनेक्ट किया जाता है, लाइव वायर के साथ। लाइव वायर के साथ इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूज वायर बोलते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास स्मॉल अप्लायंसेज हैं, यानी कि जो कम पावर रेटिंग पे काम करते हैं, उनके लिए हम फ्यूज वायर 5 एम्पियर का यूज करते हैं। और जैसे कि गीजर है या फिर प्रेस है, इलेक्ट्रिक प्रेस है, ठीक है, या फिर आटा पीसने वाली चक्की है, तो उसकी जो मोटर है बेसिकली, उसके लिए हम जो यहाँ पे फ्यूज वायर यूज करते हैं दैट इज ऑफ 15 एम्पियर। ओके, तो ये रेटिंग होती है अलग अलग से। हैवी के लिए हम यूज करेंगे 15 एम्पियर और लो वाले के लिए हम करेंगे 5 एम्पियर। ठीक है, आई थिंक यहाँ से फ्यूज वायर की चीज़ें जो है यहाँ पे आपको रिवाइज हो गई होंगी। वैसे ये हमने जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर था उसमें अच्छे से पढ़ा भी था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट इज कनेक्टेड टू 220। ये कह रहा है कि एक हमारे पास क्या था, एक बल्ब था जो कि 220 वोल्ट पे ऑपरेट होना था, हमने उसको 220 वोल्ट से जोड़ दिया। जितनी जो सप्लाई है अपने पास इंडिया में जो आ रही है, कितनी आती है अपने पास एसी की, 220 वोल्ट। ठीक है, उसके साथ जोड़ दिया। उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी कितनी थी, 5 हर्ट्ज एसी सोर्स। तो बल्ब बताओ क्या करेगा, डज नॉट ग्लो, ये वो ग्लो ही नहीं करेगा, ग्लो इंटरमीडिएटली, इंटरमिटेंटली, या फिर ग्लो कॉन्टिन्यूसली, या गेट फ्यूज। क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा, या फिर ग्लो करेगा इमिडिएटली, या फिर डज नॉट ग्लो, या फिर ग्लो कॉन्टिन्यूस, मतलब जगता ही रहेगा। देखो यहाँ पे अगर हम पहले डोमेस्टिक सर्किट की बात करते हैं तो हमारे पास आती है एसी, एसी वोल्टेज। ठीक है, एसी वोल्टेज की खास बात क्या है कि ये हमेशा इस तरीके से चलती, साइकिल्स की टर्म्स, यानी कि ये पॉजिटिव साइकिल आएगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, क्रस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में ये है चलती है। यहाँ पे इसकी वोल्टेज की अगर बात करते हैं तो वोल्टेज अपने इंडिया में आ रही है जी 220 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी, 50 हर्ट्ज, कितनी है, 50 हर्ट्ज। और इसका जो चेंज करने का टाइम है, यानी कि चेंज कितने टाइम में करती है, चेंज करने का टाइम है इसका 1 सेकेंड का 1/100वां हिस्सा, यानी कि 1 सेकेंड में 100 टाइम्स क्या करती है, चेंज करती है। चेंज किसको करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल को। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें एसी के बारे में पता है, हमारे पास इंडिया में जो सप्लाई आ रही है उसके अकॉर्डिंग बेसिकली। अब हमारे पास 220 वोल्ट का बल्ब था, 220 से हमने कनेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या था, यहाँ पे तो 5 हर्ट्ज दे रखा है इसने, और हमारे पास जो आ रहा है दैट इज़ 50 हर्ट्ज। तो इससे क्या होगा बताइए, बल्ब के साथ क्या होगा बताइए। बताइए क्या होगा बल्ब के साथ, क्या यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कोई भी इफेक्ट पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। देखो होगा क्या, बेसिकली हमारे पास वोल्टेज जितनी रिक्वायर्ड थी हमने प्रोवाइड कर दी, लेकिन 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिपीटिशन, रिपीटिशन इन ए फिक्स टाइम इंटरवल। एक फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर जो नंबर ऑफ रिपीटिशंस है वो कितने हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे काम करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, तेज है या स्लो है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, 220 आएगी। ठीक है, देखो इसका मतलब समझना, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ से जो पास हो रही है ना ये पल्स, ये क्या होनी चाहिए, 50 पल्सेस 1 सेकेंड में पास होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर। ठीक है, जो सिस्टम हमने बना रखा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 5 हर्ट्ज ही दे दिया इसकी ओनली,
तो बल्ब क्या करेगा, 1 सेकंड के मतलब जो जैसे 1 सेकंड के 5वें हिस्से में वो जलेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में वो 5 बार क्या करेगा, ग्लो करेगा, 5 सेकंड के लिए ग्लो करेगा, ओनली 5 सेकंड के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का उल्टा, ये फॉर्मूला रहता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी दैट इज द टाइम पीरियड। यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/5, जैसे कि वहाँ पे 1/100 आ रही है, ठीक है ना, उसी तरीके से रिलेट कर सकते हो। तो इतनी सेकंड के लिए वो क्या करेगा, ग्लो करेगा, यानी कि इंटरमिनेटली वो क्या करेगा, ग्लो करेगा, एकदम से ग्लो करेगा, उसके बाद फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। चलिए, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ए कॉपर वायर इज हेल्ड बिटवीन द पोल ऑफ ए मैग्नेट एज शोन इन फिगर। हमारे पास ये कौन सी मैग्नेट है, होर्सशू मैग्नेट, होर्सशू मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट एज शोन इन फिगर। द करंट इन द वायर कैन बी रिवर्स। हमने क्या करा, करंट जो है वायर के अंदर से, ये वायर आप लोगों को अगर दिखाई दे रहा होगा, करंट वायर के अंदर से रिवर्स कर दिया। द पोल ऑफ द मैग्नेट कैन ऑल्सो बी चेंज्ड ओवर। अगर हम यहाँ पे चेंज कर देंगे वायर में से करंट, तो पोल भी चेंज कर जाएंगे अपने आप से, ठीक है। इन हाउ मैनी ऑफ द 4 डायरेक्शंस जोस कैन फोर्स एक्ट ऑन द वायर। कितनी डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगेगी, यानी कि फोर्स लगनी है इन दोनों की वजह से, एक हमारे पास नॉर्थ की वजह से फोर्स होती है और एक हमारे पास साउथ की वजह से। ठीक है, बीच में जो फोर्स है वो बहुत वीक हो जाती है, जो मैग्नेट है पूरी की पूरी बीच में फोर्स क्या हो जाती है, बहुत वीक हो जाती है। तो हमारे पास 2 पोल्स की वजह से, यानी कि यहाँ पे हमें बताना है कि नॉर्थ साउथ में लगेगी फोर्स या फिर ईस्ट वेस्ट में लगेगी, बताइए। ये देखो यहाँ पे ये वायर है, वायर का खुद का क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और किस फॉर्म में होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगा। यहाँ का जो है सिस्टम वो क्या कर लेगा, मैनेज कर लेगा, कि बैलेंस होगी यहाँ वाली फोर्स। तो उसको जो फोर्स एक्ट होगी वो 2 डायरेक्शन में होगी, एक तो नॉर्थ में लगेगी, एक साउथ। या तो अगर इसका फील्ड ज्यादा हुआ बीच वाले का, तो क्या करेगा, ये इस मैग्नेट को दूर भगाएगा, इनकी रिपल करेगा इसको। और अगर इसका फोर्स कम हुआ, मैग्नेट का फोर्स ज्यादा हुआ, तो ये मैग्नेट क्या करेगी, इसको रिपेल करेगी। ठीक है, तो 2 ही यहाँ पे क्या होंगे मेरे पास सिनेरियो होंगे, 2 ही डायरेक्शंस होंगी 4 में से जिसमें फोर्स एक्ट करेगी, एंड दैट इज नॉर्थ साउथ। कौन सी होंगी वो भी यहाँ पे पता होना चाहिए, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है अपने पास, उसके अराउंड एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती है वो किस तरीके से आती है, ये बात हम रट चुके हैं। किस तरीके से आती हैं, वो आती हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। और जैसे जैसे हम इस वायर से दूर जाते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है डिक्रीज करती जाएगी। और इसी चीज़ को मैथमेटिकली वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दैट। इसी चीज़ को हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, या फिर बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो स्ट्रेट लाइन होगा परपेंडिकुलर टू वायर, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वायर, रेडियल लाइन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर, या फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सेंटर अराउंड द वायर। सेंटर के अराउंड क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यहाँ पे बनेंगे। क्लियर है चीज़ें? ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन को है सोल्व करेंगे ओनली। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे देखते हैं। आई थिंक ये चैप्टर थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ, यानी कि कंसेप्चुअल नॉलेज भी चाहिए, और साथ में जो है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी हमारी होनी चाहिए, तभी हम उनको क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। अदरवाइज इसको मतलब कि करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें एक बार से दोबारा आप रिवाइज करोगे, और उसके बाद ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे सोल्व करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।